मौजूद है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ता, जो पुराना रिश्ता है, वो उतना ही पुराना है जितना कि हिमालय का रिश्ता गंगा से है। भारत और नेपाल के बीच में धार्मिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर बहुत सारी समानताएं हैं। और यही वो कारण है कि एक कहावत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित दोनों देशों के लिए है कि भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ता है वो बेटी और रोटी का रिश्ता है। पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी को अगर हम लोग देखें तो 2006 तक नेपाल के अंदर राजशाही चलती थी। 2001 में क्या हुआ कि वीरेंद्र विक्रम शाह, उस समय तत्कालीन जो राजा थे, उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी, उनके रिश्तेदारों को एक तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो ताजपोशी नेपाल की जो दी गई वो वीरेंद्र विक्रम शाह के जो छोटे भाई ज्ञानेंद्र थे उनको दी गई। 2006 में नेपाल के लोगों ने क्या किया कि उनका भी एक तरीके से तख्ता पलट किया और ज्ञानेंद्र साहब को हटा करके गिरजा प्रसाद कोइराला साहब को देश की कमान दी। वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग देखेंगे कि 2022 में फिर से तख्ता पलट होता है। ओपी शर्मा कोहली साहब जो कि यहाँ के तत्कालीन 2022 तक प्रधानमंत्री थे, उनको हटा करके पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब को देश की कमान दी गई। वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नेपाल के अंदर है। लेकिन हम लोग अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बनते हैं। 2014 में जब वो पहली बार सत्ता हासिल करते हैं देश के प्रधानमंत्री के बतौर, वो यहाँ आते हैं नेपाल, तो कभी वो लुम्बिनी जाते हैं, कभी वो जनकपुर जाते हैं, तो कभी पशुपतिनाथ आते हैं। और एक तरीके से उन्होंने एक पॉलिसी दी और उस पॉलिसी का नाम था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में उन्होंने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले का नाम था हिट फार्मूला, HIT। H स्टैंड फॉर हाईवेज, ताकि नेपाल और भारत के बीच में जो हाईवेज बनने वाले हैं उसमें एक तरीके से मजबूती प्रदान हो। I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, कि दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन और इंटरनेट जो काम चले तो उसमें मजबूती हो, ताकि आने वाले भविष्य में डिजिटलाइजेशन का काम बहुत अच्छा चले। T स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बहुत अच्छे से चल पड़े। तो HIT का जो काम है उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में एक मजबूती है। अभी 31 मई 2023 को जो नेपाल देश के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब, उनका एक दौरा था भारत में। 3 जून तक वो भारत में रहे। दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और उस MOU में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अभी तक केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल और जो एरोफ्यूल था उसको अभी तक ट्रक से पहुंचाया जाता था नेपाल भारत की मदद से। लेकिन इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या नेपाल की मदद की है कि जो मोतीहारी जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर और अमलेखगंज एक जगह है बिहार के नेपाल के अंदर, दोनों के बीच में क्या हुआ है कि मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का एक तरीके से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और पेट्रोल किस तरीके से यहाँ पहुँच रहा है उसकी बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही कि उसका फेज़ 1 पूरा हो चुका है, फेज़ 2 का काम आने वाले समय में पूरा होने वाला है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा कि इकोनॉमिकली इससे मजबूती मिलने वाली है नेपाल को। और सिलीगुड़ी से लेकर के झम्पा तक, सिलीगुड़ी वो भी भारत का हिस्सा है और झम्पा जो कि नेपाल का हिस्सा है, दोनों के बीच में सिलीगुड़ी झम्पा पेट्रोलियम पाइपलाइन की शुरुआत होने वाली है। तो बहुत एक तरीके से हम लोग कहें कि आर्थिक तौर पर नेपाल को मजबूती इस तरीके से मिलेगी। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो रेलवे रूट है भारत को अगर पहुंचना, भारत के लोगों को अगर पहुंचना होगा नेपाल, तो अभी जो जरिया था वो एक तरीके से रोड के ज़रिए अभी पहुंचते थे या हाईवे या एयरवेज से पहुंचते थे। लेकिन अब आने वाले भविष्य में ये होगा कि रेलवे रूट से भी नेपाल तक पहुंचा जाएगा। कुछ काम अभी तक पूरा हो चुका है और आने वाले भविष्य में रेल की जो पटरियां बिछने वाली हैं, रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो रेलवे कर्मी होंगे उनकी ट्रेनिंग भारत में दी जाएगी नेपाल के लोगों को।
साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे, क्योंकि ताकि चाहे वो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आता है नेपाल से भारत, या भारत से वहाँ कोई श्रद्धालु पर्यटक या कुछ भी और व्यवसाय करने के लिए अगर नेपाल जाते हैं, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी में एक तरीके से फिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़ोर शोर से अपनी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बात कही है। साथ ही साथ एक बड़ी बात जो है कि भारत इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है नेपाल से। दोनों देशों के बीच में अभी पावर ट्रांसमिशन लाइन का जो समझौता था, लैंड क्लियरेंस उसमें मिली है, और अभी 450 मेगावाट बिजली भारत नेपाल से अभी ले रहा है। लेकिन अभी आने वाले भविष्य में, आने वाले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली भारत नेपाल से लेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड साहब ने शुक्रिया एक तरीके से अदा की भारत के प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भारत से होकर के गुजर के बांग्लादेश तक जा रहे हैं, और एक तरीके से नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो बीच में लैंड क्लियरेंस की आवश्यकता थी नेपाल को। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से लैंड क्लियरेंस किया है, और इसका शुक्रिया अदा किया है नेपाल के प्रधानमंत्री साहब ने। अगर हम लोग आगे देखें तो दोनों देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में अगर कहीं पर डिस्प्यूट है तो वो बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट है। और बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट किस तरीके से है कि 1815 में सुगौली की संधि हुई, जो कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, और उससे ये हुआ कि बॉर्डर पॉइंट सेपरेशन बनाया गया। बॉर्डर पॉइंट सेपरेशन काला नदी को बनाया गया, और भारत कहता है कि जो गंडक नदी है वो उसका एक तरीके से सेपरेशन पॉइंट है। दोनों देशों के बीच में केवल यही एक तरीके से सीमा विवाद है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी जो एक राजनीतिक मैप भारत ने 2022 में दिखाया, उसमें जो लिपू लेक, लिम्पूधरा और काला पानी का जो इलाका है वो भारत ने अपने इलाके में उसको दिखाया है। लेकिन उसके बाद नाराज़गी व्यक्त करते हुए नेपाल ने क्या किया कि अपना भी एक राजनीतिक मैप जारी किया, और उसमें लिम्पूधरा, काला पानी, लिपू लेक के इलाके को अपने राजनीतिक मैप पे दिखाया है। साथ ही साथ हम लोग ये कहें कि अभी मई के महीने में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने अभी एक रोड का एक तरीके से उद्घाटन किया, जो कि उत्तराखंड के धारचूला से लेकर के लिपू लेक तक जब वो रोड जाती है, और लिपू लेक के बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो अभी नेपाल ने एक तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त किया कि उन्होंने कहा लिपू लेक का जो इलाका जो नेपाल का था उस पर भारत ने एक तरीके से कब्जा किया है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के समस्त जो उच्चायुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि ये इलाका भारत का है। इन दोनों बीच में जो डिस्प्यूट है आने वाले समय में, हालांकि वो अभी रिजॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन देश के जो सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात अभी स्टेटमेंट जारी किया था अभी कि अगर नेपाल की हिम्मत अगर ये कहने की है कि लिपू लेक का इलाका, लिम्पूधरा का इलाका और काला पानी का इलाका उसका है, तो उसके पीछे शायद साजिश चाइना की भी हो सकती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड साहब, तो एक तरीके से उनको इनविटेशन था भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से। उन्होंने रुख भारत का पहले किया, तो एक तरीके से बहुत अच्छा साइन था भारत के लिए कि पहले जो कि इस समय के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश का रुख भारत की ओर किया। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले 25 सितंबर से 27 सितंबर तक अभी ये हुआ है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका दौरा अभी चाइना के साथ था। चाइना चाहता है कि जैसे उसका एक तरीके से समझौता, सीपैक का समझौता पाकिस्तान के साथ था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट नेपाल के साथ बनाए, और उसको कहा है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, BRI का नाम उसने दिया है। तो सीपैक जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, ऐसे नेपाल के साथ वो करना चाहता है BRI, ताकि भारत के साथ जो मजबूती नेपाल की है उसको किस तरीके से एक तरीके से तोड़ने का काम चाइना करेगा। इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। चाइना एक तरीके से चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक तरीके से बफर जोन है, और एक तरीके से अपना डेवलपमेंट भी चाहता है। लेकिन धार्मिक तौर पर अगर हम लोग देखें तो बहुत मजबूती के साथ और बहुत आदिकाल से दोनों देशों के बीच में बहुत सारी धार्मिक चीज़ें, पारंपरिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें भारत के साथ नेपाल की जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और अभी आप लोगों ने सुना होगा
कि 2 शालिग्राम की बड़ी बड़ी जो पत्थर थे, वो शालिग्राम के 2 बड़े पत्थर नेपाल के जनकपुर से ही लेकर के गए हैं। अभी वो पहुँचे हैं अयोध्या। और आप लोगों ने देखा होगा कि क्या रिश्ता भारत और नेपाल का है कि उन 2 शालिग्राम के पत्थरों को जब जनकपुर नेपाल से अयोध्या पहुंचाया गया तो बीच में जो भी पड़ाव आए, किस तरीके से उनके एक तरीके से स्वागत में, उन 2 शिलाओं के स्वागत में, उन शालिग्राम की शिलाओं के स्वागत में कितने करोड़ों हज़ारों लोग जो हिंदू लोग हैं, आस्था का प्रतीक उन दोनों शालिग्राम के शिलाओं को माना। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि उन दोनों शिलाओं से ही गर्भगृह जो बनेगा अयोध्या में, भव्य राम मंदिर बनेगा। गर्भगृह में उन दोनों शिलाओं से भगवान राम जी की और माता सीता जी की जो मूर्तियां हैं वो गर्भगृह में बन करके तैयार होकर के रखी जाएंगी। तो ये रिश्ता है धार्मिक तौर पर भी। तो चाहे वो डेवलपमेंट की बात अगर हम लोग कहें तो आज मजबूती के साथ भारत बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी चीज़ों पर डेवलपमेंट के काम नेपाल के साथ कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग अभी बहुत ज़ोर शोर से हुई। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों से, जो यहाँ रहने वाले, नेपाल में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि इस्लाम अगर महफूज है तो नेपाल में महफूज है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदुओं की है, ये मुस्लिम लोग कह रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि मुस्लिम लोग भी अगर महफूज है तो वो हिंदू राष्ट्र में है। ये हम नहीं, ये मुस्लिम लोग कह रहे हैं जो नेपाल में रह रहे हैं। दोनों देश के बीच में बहुत मजबूती आए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि दोनों देश के बीच में मजबूती हिमालय जैसी ऊंचाई है, उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी। यही मैं कह सकता हूँ, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट, तमाम सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहे दोनों देशों के बीच में। और जो एक तरीके से ब्रदरहुड की बात है, भाईचारे की बात है, वो दोनों देश के बीच में बनी रहे। जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो और मजबूती के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें। सभी लोगों को नमस्ते। हम लोग नेपाल से, आप लोगों के बीच में मेरे ठीक पीछे पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, जो कि बड़ा एक आस्था का केंद्र है। भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित ये मंदिर। आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।